जब दुनिया भारत की तरफ देखती है तो उसे क्या दिखाई देता है? मतलब 140 करोड़ लोगों के इस देश की कहानी आखिर दुनिया के सामने कौन और कैसे रख रहा है? तो चलिए आज इसी सवाल की तह में चलते हैं। देखते हैं कि भारत की छवि कैसे बनती बिगड़ती है और क्यों ये कहानियां इतनी जरूरी हैं। चलिए इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1999 में द न्यूयॉर्क टाइम्स की ये हेडलाइन देखिए, शिव बनाम जीसस, हिंदुओं ने ईसाइयों के घर जलाए। अब ये सिर्फ एक खबर नहीं है ना? ये एक नैरेटिव है। ये दिखाती है कि कैसे सिर्फ कुछ शब्दों से एक घटना को दो धर्मों के बीच की जंग बना दिया जाता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये पूरी तस्वीर थी या फिर कहानी का सिर्फ एक चुना हुआ हिस्सा? और बस यही आज के हमारे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल है। एक ऐसा देश जहां 140 करोड़ लोग हैं, अनगिनत कहानियां हैं, तो फिर दुनिया तक सिर्फ एक ही तरह की कहानी कैसे पहुंचती है? कौन तय करता है कि क्या दिखाया जाएगा और क्या छिपाया जाएगा? आइए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक पक्ष की दलील को देखते हैं। आरोप यह है कि वेस्टर्न मीडिया में भारत को लेकर एक खास तरह का एक नेगेटिव पैटर्न दिखता है। मतलब एक लगातार आलोचना करने वाली कहानी सुनाई जाती है। पर क्या यह सिर्फ एक एहसास है या सच में इसके पीछे कोई पैटर्न काम कर रहा है? कुछ सोर्सेस का तो यहां तक दावा है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है। उनके मुताबिक भारत को बदनाम करने के लिए एक सोची समझी लगातार चलने वाली मुहिम चल रही है, और खास तौर पर 2014 के बाद से। उनका साफ मानना है कि यह सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं है, इसके पीछे एक एजेंडा है। और जानते हैं, ये दावा सिर्फ हवा हवाई नहीं है। एक स्टडी में 3000 से ज्यादा आर्टिकल्स को खंगाला गया और उसमें एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न मिला। कुछ खास शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहे थे, जैसे कि नफरत, डर, हिंसा, दंगा, भीड़। ये शब्द मिलकर भारत की एक खास तस्वीर बनाते हैं, है ना? ऐसा लगता है कि कवरेज का ज्यादातर फोकस सिर्फ विवाद और टकराव पर ही रहा। तो फिर सवाल उठता है, ऐसा क्यों? इसकी एक वजह हो सकती है जिसे परवर्स इंसेंटिव कहते हैं। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां गलत काम करने का भी फायदा मिले। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 2019 से 21 के बीच जहां द न्यूयॉर्क टाइम्स और टाइम मैगजीन की ग्लोबल रीडरशिप घट रही थी, वहीं भारत में इनकी रीडरशिप जबरदस्त तरीके से बढ़ी। बीबीसी की ग्रोथ तो ग्लोबल एवरेज से करीब 5 गुना ज्यादा थी। तो क्या इसका मतलब यह है कि भारत के बारे में विवादित खबरें भारत में ही ज्यादा पढ़ी जाती हैं और इन मीडिया हाउसेस को इसका सीधा फायदा होता है? सोचने वाली बात है। और इसी बात को प्रसार भारती के पूर्व सीईओ शशि शेखर वेम्पति कुछ इस तरह कहते हैं। उनका मानना है कि भारत को लेकर ये जो एक सतही समझ दुनिया में बन गई है, उसे और गहराई से एनालाइज करने की जरूरत है। मतलब ये सिर्फ पक्षपात का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा मीडिया इकोसिस्टम काम कर रहा है, जिसे समझना जरूरी है। लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। तो चलिए अब कहानी को दूसरे नजरिए से देखते हैं। क्या यह कवरेज वाकई में नेगेटिव है या फिर यह सिर्फ पत्रकारिता का फर्ज है? मतलब सरकार से सवाल पूछना और उन मुद्दों पर रोशनी डालना जिन्हें शायद कोई और नहीं दिखा रहा। ये नजरिया रेडिट के इस एक कमेंट में साफ झलकता है। यहां एक यूजर कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया तो असल में बहुत कम दिखाता है। लिंचिंग, बहिष्कार और जिन्हें पसंद नहीं करते उन्हें जेल में डालना। उनके हिसाब से ये वो मुद्दे हैं जिन पर और भी ज्यादा बात होनी चाहिए। मतलब उनके लिए ये नेगेटिव कवरेज नहीं, बल्कि अधूरी कवरेज है। मणिपुर हिंसा का उदाहरण इस फर्क को और भी साफ कर देता है। देखिए, हमारे यहाँ कई नेशनल मीडिया ने इसे एक अकेली चौंकाने वाली घटना की तरह दिखाया, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने इसे एक बड़े फ्रेम में रखा। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट और सिस्टम की नाकामी के एक लक्षण के तौर पर पेश किया। इससे पता चलता है कि ग्लोबल मीडिया अक्सर किसी घटना को एक बड़े पॉलिटिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में रख के देखता है। और एक तर्क ये भी है कि भारत इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स देश है कि बहुत सारी बातें तो कभी रिपोर्ट ही नहीं हो पाती। लोकल मीडिया में भी नहीं, ग्लोबल मीडिया तो बहुत दूर की बात है। तो जो हम देखते हैं वो शायद हकीकत का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा ही है। तो हम कहां पहुंचे? क्या मीडिया पक्षपाती है या निष्पक्ष? शायद ये सवाल ही अधूरा है। इस सही गलत की बहस से आगे निकलकर ये समझना ज्यादा जरूरी है कि आखिर ये नैरेटिव्स, ये कहानियां बनती कैसे हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, मीडिया फ्रेमिंग। मीडिया फ्रेमिंग सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत सिंपल। इसका मतलब है कि किसी भी खबर को पेश करने के लिए उसके कुछ खास पहलुओं को चुना जाता है और बाकी को छोड़ दिया जाता है।
कौन से शब्द इस्तेमाल होंगे, किसे हीरो और किसे विलेन दिखाया जाएगा, ये सब मिलकर एक फ्रेम तैयार करते हैं। अब ये जानबूझकर भी हो सकता है और अनजाने में भी, लेकिन इसका असर हमारी और आपकी समझ पर सीधा पड़ता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक असली उदाहरण से समझते हैं। भारत ने जापार 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। ये एक फैक्ट है, एक सीधी सी खबर। पर देखिए कि इसी एक फैक्ट को दो अलग अलग कहानियों में कैसे बदला गया। और यहीं पर फ्रेमिंग का पूरा खेल सामने आता है। एक फ्रेम में इस खबर को ऐसे पेश किया गया कि भारत ने नाटो के लिए एक रेड लाइन पार कर दी है, मतलब भारत यूरोप में तनाव बढ़ा रहा है। वहीं दूसरे फ्रेम में इसे भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का सबूत बताया गया कि भारत किसी के दबाव में नहीं है। देखिए, एक ही घटना पर कहानियां कितनी अलग हैं। तो ये फ्रेमिंग होती कैसे है? इसके कुछ टूल्स होते हैं, जैसे शब्दावली, भीड़ कहना या जातीय दंगा कहना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फिर आता है एजेंसी, मतलब कहानी में हीरो कौन है और बेचारा कौन। और तीसरा है कॉन्टेक्स्ट, क्या हम मानवाधिकार की बात कर रहे हैं या उस इलाके के इतिहास की। बस यही छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ा नैरेटिव खड़ा कर देती हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि नैरेटिव कैसे बनते हैं, तो सवाल है कि आगे क्या? क्या इस नैरेटिव को बदला जा सकता है? क्या एक ज्यादा बैलेंस्ड और गहरी बातचीत की कोई गुंजाइश है? इस बारे में कुछ ठोस सुझाव भी दिए गए हैं। पहला, भारत का अपना एक ग्लोबल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जो दुनिया को भारत का नजरिया बता सके। दूसरा, एक साफ सुथरी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी हो जिससे दुनिया को पता चले कि भारत चाहता क्या है। और तीसरा, अपने पड़ोसी देशों से रिश्ते और मजबूत किए जाएं, सिर्फ डिप्लोमेसी से नहीं बल्कि ट्रेड और सॉफ्ट पावर से भी। आखिर में ये सवाल सिर्फ मीडिया या सरकारों का नहीं है, ये हम सब का है। हम खुद भारत से जुड़ी कहानियों को कैसे देखते समझते हैं? क्या हम उस फ्रेम को देख पाते हैं जिसके अंदर खबर को परोसा जा रहा है? ये विश्लेषण कुछ सोचने के लिए तो दे सकता है, पर आखिरी फैसला तो हर किसी को खुद ही करना है। इस पर आपके क्या विचार हैं? ये सच में सोचने वाली बात है।